दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे साथ हैं तेज़ तर्रार मौलाना गुलाम सरवर जी, जो लगातार हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और ख़ास तौर से बहुजन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। दलित मुस्लिम एकता की हमेशा हिमायत करते हैं, वकालत करते हैं। अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने बसपा ऑफिस में फ़ोन किया और अपना नंबर नोट करा दिया है। वो बहन जिससे मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हर कोई बात कर रहा है, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करने आए हैं। गुलाम जी बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। चंद्रशेखर जी बहन जी को फ़ोन कर रहे हैं, ये तो अच्छी खबर है। तो खुशी की बात है। बहुजन समाज इसका स्वागत करेगा यदि ऐसा है। और चंद्रशेखर जी के मन में अगर बहन जी को लेकर कोई बात विचार आया है और ऐसा लग रहा है कि बहुजन मूवमेंट जो पूरी तरह से डिरेल हो चुका है और जिस मूवमेंट का सिर्फ लोग जो है उसकी सौदेबाजी लोग कर रहे हैं लगातार, जिसको बेचा जा रहा है अलग अलग नामों से और कई गुटों में ये मतलब बटा हुआ है और सारे गुट अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। सो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं कि मैं भी बाबा साहब का अनुयायी हूँ। बाबा तेरा मिशन अधूरा एडवोकेट चंद्रशेखर करेंगे पूरा। इससे पहले आपने ये नारा उदित राज जी से भी सुना होगा, जब वो परिसंघ चलाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा उदित राज करेंगे पूरा। इससे पहले मैंने 2001 में महाराष्ट्र में मैंने सुना, जब चैत्य भूमि यात्रा पर वो मशाल लेकर चलते थे माननीय रामदास अठावले जी, तो उनके लोग भी यही नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा रामदास अठावले करेंगे पूरा। यही नारा बिहार की धरती पर जब रामविलास पासवान जी दलित चेहरे बनकर उभरे थे, तब ये नारा लगता था कि भाई बाबा तेरा मिशन अधूरा रामविलास पासवान करेंगे पूरा। दलित सेना और ये सेना और वो सेना और दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम उसको मैं क्या बोलूँ, मैं लफ्ज़ निकालना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि जिस शक्ति का भय दिखाकर बहुजन समाज को एकत्रित करने की बात साहब कांशीराम ने की थी, जिस शक्ति का भय दिखाकर, यानी सामंतवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद इत्यादि इत्यादि, उस शक्ति को बल मिला इन लोगों से। आप एक नहीं अनेकों नाम हैं। रामदास अठावले जी पिछले 2 दशक से किस शक्ति को बढ़ा रहे हैं? क्या वो दलित शक्ति के एकीकरण पर उनका कोई एक कदम काम है क्या? इस पर मैं आऊँगा। ये जो फ़ोन हुआ है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चंद्रशेखर क्यों बहन जी से मिलना चाहते हैं। नहीं, ये अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं बोलिए अब। अच्छा। क्यों बिल्कुल मत कीजिए, सीधे स्वागत कीजिए। कोई भी एससी का बड़ा चेहरा पूरे भारत में, कोई भी एससी का बड़ा चेहरा हो, अगर वो पहल करता है एकीकरण का, यानी यूनिटी ऑफ दलित फोर्स, जो बिखरा हुआ पूरे भारत में बुरी तरह बिखरा हुआ, जिसको एक करने का सपना बाबा साहब अंबेडकर ने भी देखा था। बाबा साहब अंबेडकर ने जाटव चमार और वाल्मीकि और रैगर और क्या कहते हैं महार और इसकी बात नहीं की थी, पर्टिकुलर समाज की बात की थी। समाज एक समूह का नाम है जिसमें कई जातियां हैं। साहब कांशीराम ने जब आंदोलन शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो तमाम जातियों पर निशाना साधा, सिर्फ दलित पर ही नहीं, एससी पर ही नहीं, ओबीसी की भी उन जातियों पर जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मार्जिनलाइज्ड थे, उनको भी साधा। जैसे अभी जो अनुप्रिया पटेल, सुप्रिया पटेल आप सुन रहे हैं, इनके पिताजी थे, इनके पिताजी बसपा में थे, लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और बसपा में बहुत अच्छी भूमिका में वो थे। ये जो अभी पीला कुर्ता पहन के घूम रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये भी बसपा में थे। अभी उत्तर प्रदेश में 4-5 ऐसी पार्टियां सक्रिय हैं जो बसपा के ब्रांचेज हैं, ठीक है। और चंद्रशेखर जी के पास जो नेता या मतदाता हैं वो भी बसपा के ही हैं, वो भी उन्हीं के हैं, कहीं और से आसमान से नहीं आएगा। एससी जो है उसकी जो आबादी है उसी के बीच ये खेल होगा, अलग से एडिशनल तो कोई जुड़ नहीं रहा। कोई कहे कि चंद्रशेखर जी को ब्राह्मण वोट दे रहा, तो आपको हंसी आनी चाहिए, मुझे भी हंसी आएगी। लेकिन कोई बेवकूफ़ कह भी सकता ऐसा संभव नहीं है, परले आ सकता है मगर ऐसा हो नहीं सकता। ये जब बसपा ने सर्व समाज की बात की तब संभव नहीं हुआ। नेता तो बन गए ब्राह्मण, मतदाता नहीं बन पाए। तो ये चीज़ संभव यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। नेता बन सकते हैं, मतदाता नहीं बन सकते। यहाँ पर 2 चीज़ आ रही है।
एक तो आशीर्वाद चाहिए या फिर उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, दो सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए, उत्तराधिकारी कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार का ही बने, और परिवारवाद का तो बसपा ने विरोध किया था। बसपा ने परिवारवाद को प्रमोट करने की कभी कोशिश नहीं की। ये अलग बात है कि बहुत दिनों बाद बहन जी ने अपने भतीजे को, आनंद जी को, जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कई बार जिम्मेदारी सौंपी और छीनी भी। आपको ये खबर मिली कि नहीं मिली? कई बार बदला, जो उनको अधिकार दिए गए थे वो वापस भी लिए गए हैं। कई बार उनको इधर से उधर और उधर से उधर किया गया, यानी सर्वाधिकार संपन्न नहीं किया गया, मतलब फ्री हैंड नहीं दिया, नहीं फ्री हैंड दिया गया, ये आप जान लीजिए। जैसे सपा में अखिलेश जी फ्री हैंड हैं, जैसे आरजेडी में तेजस्वी जी फ्री हैंड हैं, जैसे शिवसेना में उद्धव जी फ्री हैंड हैं, जैसे राहुल जी फ्री हैंड हैं, जैसे और भी नेताओं के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, राजनीति में हैं, वो फ्री हैंड हैं। लेकिन बसपा में आनंद जी को फ्री हैंड नहीं किया गया। वजह क्या देखते हैं? वजह ये कि ये इसको तो मैं राजनीति मानता हूं। हालांकि बसपा से मैं दुखी हूं, मैं शिकायत करता रह रहा हूं बसपा के। शिकायत करते हैं जाके? बहन जी से मैं दुखी हूं, बहन जी की पॉलिसी से दुखी हो गई हूं। जो पहल अभी चंद्रशेखर जी ने किया, ये पहल कभी बड़े को भी अपनी तरफ से करनी चाहिए। अच्छा। एक फोन बहन जी का भी जाना चाहिए रामदास अठावले जी के पास, एक फोन बहन जी का जाना चाहिए उदित राज जी के पास, जो अभी विरोध कर रहे हैं। उदित राज तो अनाप मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन एक बड़े लोग अगर पहल करें तो समाज में एक अच्छा संदेश जा सकता था, जो बसपा की तरफ से नहीं किया गया। टूटते गए लोग, सोनेलाल पटेल टूट गए, राजभर टूट गए, इनको जोड़ा नहीं गया। जोड़ लिया गया होता, और इनकी इच्छाएं क्या थी मैक्सिमम, आज भी क्या मिल गया? मंत्री, अरे मंत्री तो स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर मंत्री थे बसपा में, क्या हो गया? आज कहां चले गए? कौन आसमान पे उन्होंने महल बना लिया? नहीं हो सकता, मंत्री ही इच्छा। अच्छा, राजभर जी को क्या हो गया? उप मुख्यमंत्री वो भी बसपा में थे, ब्रजेश। मैं यही तो कह रहा हूं, वो आज भी वो उप मुख्यमंत्री हैं, अर्थात वो चुप मुख्यमंत्री हैं। कोई पावर, कोई अधिकार नहीं है, वह फैसला योगी जी ही लेते हैं। बसपा में भी उनको बहुत सम्मान मिला था। तो अब मैक्सिमम आपकी जो इच्छाएं हैं, अधिकतम इच्छा है मंत्री बनना, कद्दावर मंत्री बनना, फ्री हैंड मंत्री बनना, वो सब कुछ बसपा में भी मिल रहा था। बसपा छोड़ने के बाद भी तमाम कोशिशों और कवायद के बाद, कहा बहन जी से आप दुखी हैं, कभी बहन जी से मिलने की कोशिश की आपने? नहीं, मैं बहन जी से मिलने की मैंने कोशिश नहीं की, ये सच है। लेकिन बसपा के शीर्ष नेताओं से मैंने मिलने की कोशिश की, जिसमें मैं विफल रहा। लखनऊ वाले, दिल्ली वाले? नहीं, दिल्ली वाले से भी मैंने कहा, लखनऊ वाले से भी मिलने की कोशिश हमारी हुई। क्यों मिलना चाह रहे थे? मैं चाह रहा था इसी पर बात करना कि या तो एक ग्रैंड अलायंस में 2024 के चुनाव से पहले भी आप लोगों के चैनल के जरिए मैं ये कह रहा था, अपील कर रहा था बहन जी से कि आपको अकेले चुनाव में नहीं जाना चाहिए, आपको समान विचारधारा वाली पार्टी। इस फैसले को कैसे देखते हैं कि मेरा वोट ट्रांसफर नहीं होता है? लेकिन हो गया ना, बिखराव तो हो गया। देखिए, ट्रांसफर नहीं होता है, वो उनका जो दावा था वो कहीं ना कहीं अब तो कमजोर पड़ गया। एक भी विधायक नहीं जीते, एक भी सांसद नहीं जीते, तो ये तो तय हो। हाँ, वोट प्रतिशत भी कम हुआ, दोनों बात मैं कह रहा हूँ। जो वोट प्रतिशत था वो उसमें कमी आई। वोट जो SC का वोट है वो समथिंग 14% से 20% के बीच है, अगर सबको मिला दें तो। ठीक है, तो वोट इनको कितना मिला? 8-9%। तो वोट भी किसका? कुछ चंद्रशेखर जी की तरफ गया, कुछ अखिलेश जी की तरफ गया, कुछ कांग्रेस में भी चले गए। ये SC वोटर्स हैं जो अटूट थे बहन जी की तरफ। उसमें थोड़े सी की ज़रूरत पड़ती थी, वो मुसलमान काम कर देता था। आपको याद है 2007 में जो इतना बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग की बात आई थी, उसमें मुसलमान वन साइड वोट इनको किया था। नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। बहरहाल, तो अब जो चंद्रशेखर जी उत्तराधिकारी बनने की इच्छा से चाहे हो या फ्री हैंड कुछ प्राप्त करके अपनी पार्टी को बसपा में वो मर्ज करने की इच्छा उनकी हो, जो भी इच्छाएं उनकी हो, वो मैं नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते हो। ये मर्ज होने की स्थिति सूरत देख रहे हैं भी आप, मर्ज वाली? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। चंद्रशेखर जी का कद समाज में बड़ा हो जाएगा। आज चंद्रशेखर जी को मेरे जैसा आदमी भी ना चाहकर भी भाजपा का B टीम ही मानता। चंद्रशेखर जी से क्या शिकायत है आपकी? नहीं, चंद्रशेखर जी से तो 1000 शिकायत है, लेकिन शिकायत तो हमें मुसलमानों से है। जिन मुसलमानों ने चंद्रशेखर जी को सांसद बनाया, देखिए नगीना का वोटिंग % निकालिए,
और परसेंट में एससी वोट कितना है, मुस्लिम वोट कितना है, अदर वोट कितना है, 70 और 30। ठीक है। अब उसमें ये मिलाइए कि वोट भाजपा को कितना मिला, सपा को कितना मिला, बसपा को कितना मिला और चंद्रशेखर जी को कितना मिला। चंद्रशेखर जी को जो वोट मिला उसमें 95% मुसलमानों ने वन साइड वोट किया। इन्होंने 8 विधानसभा है बिजनौर में, 8 विधानसभाओं का जो अभी विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है टोटल नॉन मुस्लिम है। एक भी माइनॉरिटी के लोगों को विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया। क्यों, ये सवाल पूछेंगे ना हम। वोट तो आप हमसे मांग रहे हैं, सलाह ये है कि आप एक चीज आप समझना चाहूंगा यहीं पे, बी टीम का क्या कॉन्सेप्ट बी चल रहा टीम का सीधा परिभाषा आप समझिए, एकदम आम भाषा में, जो गठबंधन से भागे वही समझिए बी टीम है। सीधी सीधी बात, आप कोई गाली बक्के, चाहे विधानसभा में भागे चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में, बीडीसी में, प्रधानी में, जिला पंचायत में, चेयरमैनी में, अगर गठबंधन से कोई मुंह चुराए वो आरएसएस का एजेंट और दलाल है, समाज का सौदेबाज है। लिख लो इस बात को, और कुछ नहीं है। कौन लेता नहीं लेता, क्यों नहीं गठबंधन करेंगे? भाजपा से ज्यादा ताकतवर हैं आप। अरे मोदी जी से ज्यादा ताकत आपके पास। मोदी जी जब 303 उनके सांसद थे 2019 से 24 तक, अरे भाई 24 होना कम हुआ, 24 तक थे, तब भी उन्होंने 22 पार्टी से गठबंधन किया। जिस पार्टी की कोई औकात नहीं थी, जीतन राम मांझी, उससे भी उन्होंने गठबंधन किया। जिस पार्टी से कोई माने उम्मीद नहीं थी जनता को, उससे भी उन्होंने गठबंधन किया। महाराष्ट्र में गठबंधन किया, बिहार में गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया। बहन जी गठबंधन नहीं मैं कह रहा हूं, तो मोदी जब कर सकते हैं, राहुल कर सकते हैं, सपा कर सकती है, आरजेडी कर सकती है, तो बाकी ये पार्टियां, ये मुसलमान की पार्टियां, पिद्दी ने पिद्दी का शुरू हुआ। एक हैदराबाद में वो सीट न जीते और महाराष्ट्र में आए नहीं कि अपने आप को पैजामे से बाहर हो गए। क्यों नहीं गठबंधन करेंगे ओवैसी? क्यों नहीं करेंगे? ये सवाल मेरा ओवैसी साहब से, और यही बहन जी से मेरा सवाल है, क्यों नहीं करेंगे? तो सवाल जवाब है ना। अरे बहन जी को ये इतिहास पहले याद होना चाहिए। ट्रांसफर वाला मुद्दा है ना, मैं वोट ट्रांसफर वाला बता दे रहा हूं। बहन जी को जब तक ये याद नहीं आएगा तब तक, बहन जी 2007 में केवल पूर्ण बहुमत की सरकार बगैर गठबंधन के बनी है। बाकी बहन जी जितने बार मुख्यमंत्री बनी है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम से लेकर, और उसके बाद कल्याण सिंह से लेकर, और जितनी भी सरकार बनी इनकी भाजपा के समर्थन से बनी। पहले सपा के समर्थन से, फिर भाजपा के समर्थन से आप सत्ता पर रहे। मतलब बगैर समर्थन के सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ा फेस बनना पड़ेगा, वो अभी आप नहीं बन सकी। 7 में बन गए ना। 2007 में जब बनी थी तो फिर 12 में धराशाही क्यों हो गई? क्या वजह थी? यही तो उनसे पूछ रहे हैं हम तो जान रहे हैं वजह, बता दीजिए ना। फिर वजह वही थी कि जो पिछली बार 3 बार आप भाजपा के साथ बनी थी, भाजपा लॉबी जमीन पर मजबूत हो चुकी थी। भाजपा आरएसएस 100 साल का प्लान लाती। हम तो कहते हैं कि रोटी हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, पता नहीं रोटी में वो क्या डालते हैं, हम क्या डालते हैं। ठीक है, ये फर्क हमेशा होता। 100 साल आरएसएस मेहनत किया। 1 घंटा तो मुझे, मैं पूरा सब सिस्टम बदल दूं, माने तब ना भाई। 1 घंटा, 1 घंटे में पूरे भारत का सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। 1 घंटे में दलित प्रधानमंत्री बन जाएगा। घंटा, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे दलित, 1 घंटा। आज मैं कर रहा हूं इसी दफ्तर पे, अभी सरकार गिरा दूंगा। आप भी बहन जी को यहाँ जमा कीजिए, चंद्रशेखर जी को जमा कीजिए, रामदास अठावले जी को जमा कीजिए, चिराग जी को जमा कीजिए, जीतन राम मांझी को जमा कीजिए। अब क्या कहते हैं, जितने भी दलित चेहरे वो एक बार जमा हो जाए, एक बार वो जमा हो जाए, और साथ में आ जाए ओवैसी साहब, डॉक्टर अयूब साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब। दलित मुस्लिम यूनिटी सिंगल वे है। पॉलिटिक्स में जो बाबा साहब ऐसे उंगली दिखा रहे हैं, वो उंगली दिखाते रह जाएंगे, और ये मनुवादी अपना सारा काम कर लेंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। संकट आप पर है, ये बार बार मैं कहता हूं। 1 घंटे मतलब 131 सांसद सीधे इधर। अरे मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ लीडर मिल जाए ना, सांसद अपने आप इधर आ जाएगा। समाज इंतजार कर रहा कि, हमने हमेशा ये कहा कि यूनिटी ऑफ दलित फोर्स इज ए सिंगल वे, सिंगल रास्ता है, एकमात्र रास्ता है कि दलित शक्ति का एकीकरण किया जाए। ये तो कह रहे हैं आप एकमात्र रास्ता, लेकिन इसका तरीका क्या हो? मैं कह रहा हूं 1 घंटे का काम, तरीका ही नहीं है। लीडर पहले कुर्बानी। मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब क्या बन गए? कुछ नहीं, सांसद ही तो हैं, सांसद तब भी रहेंगे, आए गठबंधन करें, उनकी सांसद ही को छीन लेगा गठबंधन से। बदरुद्दीन अजमल साहब क्या बन गए? सांसद ही बने। ओवैसी अयूब साहब क्या बने? विधायक ही बने। बात समझिए, कोई प्रधानमंत्री नहीं ना बन रहा भाई। तो रामविलास पासवान के दोनों पुत्र और भाई क्या बने? केंद्र में मंत्री ही बने। अब क्या बनेंगे इससे आगे? जरा बताइए। प्रधानमंत्री बन रहे हैं चिराग पासवान,
कभी भविष्य में किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी भी की है क्या? नहीं की है ना, हो भी नहीं सकता, संभव नहीं है। तो जो कुछ आप बने हैं वही बने रहेंगे। एक नेता चुन लीजिए प्रधानमंत्री के लिए। अब सब अगर प्रधानमंत्री का सपना देखिएगा, और दिखाया जाएगा, दिखाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर को भी मुख्यमंत्री का सपना दिखा के लाया गया, ठीक है, और बना दिया गया चुप मंत्री, कुछ नहीं बोल सकते। वो अपने समाज का बचाव भी थाने में नहीं कर सकते हैं। एक बयान उनका आया था ना, पियर का गमछा लेके जाओ थाने में, तो ऐसे जो ना बहुत पीटा था पीले गमछे वाले को, पता है कि नहीं वो कहानी। तो ये समझना ज़रूरी है, जब आपकी सरकार होगी आप पावर में होंगे। आज जिसकी सरकार है वो रोज़ वीडियो वायरल हो रहा, ऑडियो, ऐसे को गाली बक रहा है, टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, फेंक दूंगा। अभी बिहार से भी एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। मुस्लिम के हालात कैसे देख रहे हैं अभी आप, ये क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इनके किस्मत में क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, और एक मैंने प्रसंग जो है वो महाभारत से लिया जाता है कि एक प्रसंग है जो बार बार उसका दोहा के रूप में सुनाते हैं, अभी मेरे दिमाग से निकला है। तो ये इनका पतन तय है, इस देश में इनका पतन तय है। मुसलमानों के साथ जो अभी एट्रोसिटी हो रहा वो भी देख रहे हैं, और दलितों के साथ जो हो रहा वो भी देख रहे हैं। मुंह में खड़े खड़े मुद्द दिया, दुनिया देखती रह गई। अभी लेटेस्ट राजस्थान से खबर आई है कि घोड़ी पर चढ़ने के मामले में वो एसपी को प्रोटेक्शन देना पड़ रहा, फिर भी घोड़ी पर नहीं चढ़ पाया, ठीक है, घसीट के बाराती को ले जा रहा। और आए दिन इस तरह की खबरें, इस तरह की सूचनाएं आ रही। क्या ये सूचना चंद्रशेखर जी तक नहीं है? ये सूचना रामदास अठावले जी तक नहीं है? ये सूचना चिराग पासवान जी तक नहीं है? ये सूचना जीतन राम मांझी तक नहीं है? जो मांझी जो है, जिनका पूरा समाज आज भी हाशिए पर है, पूरा मतलब आखिरी पायदान पे खड़ा है, मांझी जो कास्ट है, लेकिन ये मंत्री बन के मौज कर रहे हैं। मंत्री इनको किसने बनाया? मंत्री उसने बनाया जिसने अपनी शर्तें इन पर थोप दी। अब उसी शर्तों पर ये काम करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये खबर जो आपने सुनाई है ये बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत संतोषजनक है, और एक उज्जवल भविष्य। बहन जी मिलने के लिए वक्त देंगी? बहन जी को देना चाहिए। यदि चंद्रशेखर उनके बेटा के समान है, चंद्रशेखर जी की आयु अपनी पार्टी बना ली है, तो उसे क्यों क्या बहन जी का आशीर्वाद चाहिए? पार्टी आज खत्म कर देंगे। अच्छा, खत्म कर देंगे? दुनिया में खत्म हो रही है। कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, खत्म कर दी। उमा भारती ने पार्टी बनाई, खत्म कर दी। अर्जुन सिंह ने पार्टी बनाई, खत्म कर दी। नारायण दत्त तिवारी ने पार्टी बनाई, खत्म कर दी। पार्टी खत्म कर देंगे। पार्टी जब खत्म कर देंगे तो क्या जैसे बीजेपी के साथ आरएसएस है वैसे भीम आर्मी बसपा के साथ? बिल्कुल होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बसपा को भी बड़ी ताकत मिलेगी और चंद्रशेखर जी को भी बड़ा सम्मान मिलेगा। इससे बड़ा आज जो मोच उनका इतना पे अटका हुआ है वो थोड़ा और बड़ा हो सकता है। एक चीज़ पेंच है इसमें कि क्या उनके पास बहन जी का नंबर नहीं है? क्या वो ऑफिस नहीं जा सकते मिलने के लिए? हो सकता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो कि वो सिर्फ बात समाज में कैमरे के सामने बात हुई। समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, बहन जी नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है खेल, लेकिन मुझे लगता है कि खेल का समय नहीं है। खेल का समय नहीं है, वरना इस समाज के साथ खेल शुरू हो चुका है और खेल चलता रहेगा। भुक्तभोगी दलित और मुस्लिम ही होगा, पिछड़ा भी होगा, उसकी जद में कहीं ना कहीं पिछड़ा भी आता ही रहता है, ठीक है, और उसके प्रमाण भी कई मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखो ना लगातार क्या हो रहा, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा वो बिल्कुल असंवैधानिक, लेकिन सन्नाटा है। अब यही बहन जी से शिकायत है। पूरे इस बुलडोजर के परिप्रेक्ष्य में बहन जी का कोई बयान नहीं आया। ट्वीट आया है ना, मतलब वो ट्वीट कुशीनगर वाला, संभल सब पर ट्वीट है, मुझे पता है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि ट्वीट से एक कदम आगे, जैसे प्रतिनिधिमंडल जाता, ठीक है, स्पॉट निरीक्षण होता, फैक्ट को समझता, एक फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट होती, फिर उस रिपोर्ट पर पार्टी आगे बढ़ती। जैसे संगठन आगे जा रहा, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्टी आगे बढ़ती, एक मैसेज जाता, हम लोगों को बोलने का अवसर मिलता। अभी एक्टिव हो गए उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ। मैं तो चाहता हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि उनके संगठन के लोग एक्टिव हों। देखिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वामपंथी विचारधारा, पश्चिम बंगाल में 25 साल तक सरकार में रही, कहाँ विलुप्त हो गई आज पता नहीं। जो धर्म को मानता ही नहीं था, कम्युनिस्ट वाला, उसकी आस्था ही नहीं थी, आज वो भाजपा को उसके कार्यकर्ता वोट दे रहे हैं, भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। पूरे बंगाल की ये परिस्थिति है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे और वैचारिक जो असल लड़ाई है
उस पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे और वैचारिक टकराव के लिए आप तैयार अगर नहीं होते हैं, समझौतावादी नीति अपनाते हैं, तो आप विलुप्त हो जाएंगे। बीजेपी का कोर वोटर कौन है? बीजेपी का आज कोर वोटर दलित और पिछड़ा है। आज कौन है बीजेपी के? SC ओबीसी और ST भी। स्थिति जो है, ये बाबा साहब को मानेंगे वहां भी वोट करेंगे। यही सवाल समाज से है, लेकिन समाज से मत कीजिए सवाल। समाज को तो आपने अनाथ बना दिया, तो अनाथ बच्चे का कोई भी अपहरण कर ले जाएगा। आपको जो गार्जियनशिप आपको करना चाहिए था, जो साहब कांशीराम साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, वो सूखी रोटी भी खा लेते थे, कुटिया में भी बैठ जाते थे, खटिया पे भी बैठ जाते थे, 20 लोगों में भी सभा करते थे, 50 लोगों में भी बोलते थे। ये कौन नया फैशन आया कि 200 गाड़ी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे बोलने? ये फैशन खत्म करना पड़ेगा ना। आप अगर अम्बेडकरवादी हैं, नहीं, बहन जी को तो Z+ सिक्योरिटी मिली है शायद। अरे फिर वही कह रहा हूँ, Z+ लेकर भी क्या गरीब के कुटिया में नहीं जा सकते हैं? खटिया पर नहीं बैठ सकते हैं? जिसको Z+ मिल गया वो हवा में उड़ेगा कि धरती पर आएगा? हमारा समाज धरती पर है भाई। हमारा समाज कुटिया में है, झोपड़ी में है, नाले के किनारे है, सरकारी जमीनों पर बसा है, उसके बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा। हमारा समाज, साहब कांशीराम ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। 4 बार बसपा सरकार में रही, जो जमीन सरकारी थी वो दलितों की नहीं हो पाई। अभी भी दलित बस्तियां उजड़ रही है। पूरा लखनऊ में वो जो आजाद नगर, कौन नगर था, सत्ताधारी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं काम। कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं कि जो हमारे लोगों को हमने बसाया, हमारी सरकार जब थी, जब बसपा की सरकार थी, हमारे लोग बसे, उनको लगा कि नारा लग चुका है कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी। लेकिन आपने कागजी काम नहीं किया। अब जब दूसरी सरकार आई, वो तोड़ के अपने लोगों को हवाला कर रही है। वो उनके अडानी अंबानी का मॉल बन रहा है उसी पर, जिस पर गरीबों की झुग्गियां थी। तो हमको काम करना पड़ेगा। अच्छा, राहुल जी के बयान को कैसे देख रहे हैं कि बहन जी अगर आ जाती हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है यूपी में? मैं इसको भी अच्छा मानता हूं और सत्य मानता हूं। जो परिस्थितियां बनी थी 24 में, राहुल जी मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं बहन जी से? हाँ, ये सवाल आपका वाजिब है। ये सवाल वाजिब है। राहुल जी को भी इस पर बात करनी चाहिए, अपने दूत के माध्यम से समय लेना चाहिए। और देखिए, ये समय, जिस समय हम लोग अब खड़े हैं ना, 2029, 2044 लास्ट समय सीमा दिया गया। मीडिया में आप देखते होंगे, रिपोर्टें चल रही हैं, सीमी और उसके बाद PFI दोनों पर बैन करते वक्त ये कहा गया कि ये लोग 2044 तक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि 2044 लास्ट डेड, उसको क्या बोलते हैं, डेट को, डेड पॉइंट, यानी आखिरी समय है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का और संविधान समाप्त होने का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं, ये मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से। 2044, अभी हम 24 में हैं, यानी 2 चुनाव का और इंतजार कीजिए। अगर 2 चुनाव का अब इंतजार नहीं करना होगा, एक ही चुनाव का करना होगा। 10 साल तो सरकार, यानी 29 में जो सरकार जीतेगी, अब सब कुछ कर देगी, वो सब कुछ कर देगी। उसके बाद कुछ करने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। सब कुछ SC ST OBC पर टिका है। अब मुसलमान पहले नंबर पर SC पर टिका हुआ है। मैं OBC को तो दूसरे नंबर पर रखता हूं। मैंने OBC के बहुत सारे लड़ाके दस्ता को देखा। OBC की बड़ी आबादी है, सक्षम नेतृत्व है, OBC के दोनों हाथ में लड्डू है। बात समझिए, जरा सा बैलेंस होगा तो वो सामान्य वर्ग की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन SC के हाथ में एक ही हाथ में है, अगर वो हाथ पे झटका मारा, लड्डू गया नीचे, खेल खत्म। इसलिए ये मामला टिका है SC के ऊपर, और SC के कांधे पर सवार होकर, SC के कदमों से कदम ताल करके यहाँ का माइनॉरिटी चलने को तैयार है। SC को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखने को तैयार है, SC के नेतृत्व में बढ़ने को तैयार है। अगर SC लीडरशिप, अनुसूचित जाति का नेतृत्व करने वाले जो भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से दलित चेहरे हैं, अगर ईमानदारी से वो काम करना शुरू करें और मुसलमानों को अपने पीछे जोड़ लें, उनके आबादी के अनुपात में उनको नेतृत्व भी दें, अवसर भी दें, यदि, मैं कहता हूं भारत की तकदीर, तस्वीर भी बदलेगी और संवैधानिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं मौलाना साहब, और आपने इनकी बातें सुनी। बहुत विस्तार से हमने इस मुद्दे को रखा आपके सामने। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। क्या मायावती जी, चंद्रशेखर जी साथ आ सकते हैं? आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।